हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई सार्थक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र है ना का फर्स्ट चैप्टर परिचय को देखेंगे। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को मेन पढ़ना क्या है और इसका उद्भव कैसे हुआ। शुरू से स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा अलग कोई सब्जेक्ट नहीं था, इकोनॉमिक्स जैसा भी कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, वो जब है ना ज़रूरत के हिसाब से लोग है ना सुविधा पूर्वक अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषय के रूप में बनाते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आज के डेट में दुनिया में वो सब इंसान ही पढ़ता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से पढ़ता है। बस उसका नेचर के हिसाब से अलग अलग नाम देके है ना हम लोग सेपरेट कर दिए हुए हैं। बाकी सारा तो इंसान के लिए ही है। इकोनॉमिक्स, अगर जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का हम बात करें तो ये इकोनॉमिक्स आपका आया है जो एडम स्मिथ थे, वो जब बुक लिखे थे उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, उसके बाद बहुत दिनों तक एक पेपर सिर्फ इकोनॉमिक्स रहा। उसके बाद ये कुछ वैसा घटना घटा जो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, अभी इस वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखने लगे। एक हुआ माइक्रो, एक हुआ मैक्रो। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम लोग मेन, अगर कोई पूछे कि इस वीडियो का अगर मेन आउटकम क्या होगा तो आप इससे दो पॉइंट समझेंगे। सिर्फ समझ जानेंगे तो बहुत कुछ, अगर फाइनल आउटकम पूछा जाए कि आप सीखे क्या वीडियो के लास्ट में, तो आप खुद इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि दो पॉइंट इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, और इसका उद्भव कैसे हुआ। ठीक है ना, इसका उद्भव कैसे हुआ। जब इकोनॉमिक्स था ही तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का, एक माइक्रो और एक मैक्रो, क्या जरूरत पड़ गया। ठीक है, बाकी सब इकोनॉमिक्स से है, सबको पढ़ना है, बिना डिवाइड किए भी पढ़ते तो भी जानते। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है ना अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, अवधारणा होता है, जिसको हम लोग डिवाइड करके अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स जो आपका है, ठीक है, वो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड, इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड से आपका लिया गया है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ग्रीक वर्ड से लिया गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड में कौन सा वर्ड से? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया है जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओइकोस प्लस नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, हाउस समझते हैं ना, घर, गृह। ठीक है, और माइनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना, प्रबंधन करना। ठीक है, मतलब घर को प्रबंधन करना, एक घर को, एक गृह को प्रबंधन करना, है ना, एक हाउस होल्ड को मैनेज करना। यहाँ से इकोनॉमिक्स का शुरुआत होता है। ठीक है, ये बस एक वर्ड है और इसके कहाँ से है, अगर आपको कोई एक 1 मार्क्स में कहीं आ सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ बोलना है कि ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड से, सॉरी ग्रीक वर्ड नहीं, ग्रीक वर्ड से वो लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं, अलग अलग टाइप्स का डिफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इकोनॉमिक का अगर हम लोग परिभाषा समझना चाहे तो आप भी देखते हैं बहुत प्रकार का परिभाषा है, डिफिनेशन जो है बहुत प्रकार का होता है। आप बुक निकालते हैं तो अलग अलग इकोनॉमिक्स लोग अलग अलग टाइप्स का डिफिनेशन दिए हुए हैं, सारे सही है, सारे डिफिनेशन सही है। आप भी कल होकर अगर इकोनॉमिस्ट बनते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्री बनते हैं बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, तो आप भी एक डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है डिफिनेशन देना, लेकिन हाँ उस ओहदा तक पहुंच के दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी आप कुछ लिख दिया और वो डिफिनेशन आपका मायने हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है इसको हम लोग अलग अलग टाइप्स का और भी डिवाइड होता है ना। ऐसा ध्यान नहीं देंगे जो यहाँ पे हम 4 लिखे हैं यही बस डिवीज़न है, नहीं। हम सुविधा की दृष्टि से, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, है ना, हम इकोनॉमिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको हम
है ना, समझाएंगे। जैसे सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स लोग आए, ठीक है, वो लोग इकोनॉमिक्स को सिर्फ धन का विज्ञान समझे। मतलब उनको लगा, जो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स लोग आए थे फर्स्ट फेज में, है ना, जिसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, उतना ये सब आपको डीप में नहीं जानना है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं हम, है ना। जो सबसे पहले आए वो धन से संबंधित इकोनॉमिक्स को सिर्फ समझे कि इकोनॉमिक्स एक पेपर है जिसमें हम धन अर्जन कैसे करते हैं, संपत्ति का अर्जन कैसे करते हैं, वेल्थ का क्रिएशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री आए तो वो बोले नहीं, धन आखिर होता किसके लिए है, हम सिर्फ धन, संपत्ति, वेल्थ, है ना, उसको हम अर्जन करने पे लगे रहे तो वो फिर होता किसके लिए है। तो जब सेकेंड फेज के लोग आए, जिसको हम लोग नियो क्लासिकल बोल सकते हैं, अर्थशास्त्री लोग को आगे देखेंगे इसमें, है ना, वो बोले कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है वो कल्याण से संबंधित है। मतलब हम लोग धन कमाते हैं किसके लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए कमाते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंड फेज, सेकेंड टर्म्स में जो आए, है ना, वो लोग अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान तो माने ही माने, उसके साथ साथ ये भी बोले कि इसमें मानव का कल्याण होता है, मतलब कल्याण केंद्रित परिभाषा दिए। तीसरा फिर आया मतलब इकोनॉमिक्स लोग आए थर्ड फेज में, तो वो बोलते हैं, है ना, देखो जैसे कि अब धन से हो गया, कल्याण हो गया, अब देखिए कि संसाधन का दोहन बहुत हो रहा है। एक सेकेंड, ऐसा लाइट ऑफ हुआ था तो मेरे को लगा कुछ गड़बड़। जब थर्ड फेज में इकोनॉमिक्स लोग आए तो लोग देखे कि धन का सृजन भी हो रहा है, मानव कल्याण भी हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। डेफिनेशन के माध्यम से हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं। तो वो लोग देखे ना कि संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन, वो सीमित है, लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और लोगों की आवश्यकताएं अनंत है, ठीक है ना। अनंत मतलब अनलिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, और रिसोर्स लिमिटेड है। तो मतलब संसाधन क्या हुए, दुर्लभ हुए, ठीक है ना। तो वो जो आए अर्थशास्त्री लोग, वो दुर्लभता केंद्रित, मतलब ऐसा परिभाषा दिए जिसमें संसाधन का जो दुर्लभता है उसको केंद्र में रखे, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट फेज जो अभी चल रहा है वो वृद्धि, डेवलप, ग्रोथ, है ना, डेवलपमेंट भी यहाँ लिखे नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ इन डेवलपमेंट सेंटर डेफिनेशन, जो अभी मॉडर्न टाइम में जो इकोनॉमिक्स लोग आए हुए हैं उनका ये मतलब मानना है कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें हम लोग कैसे, है ना, देश का विकास हो, वृद्धि हो, है ना, हम अपने आय में कैसे वृद्धि करें, किस तरीके से क्या करें, नहीं करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, मतलब ये सब सारा चीज़ इसमें आता है। अब अगर एक एक हम लोग देखना चाहें, ठीक है, तो आप देखिए कि वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, धन केंद्रित परिभाषा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का परिभाषा, अर्थशास्त्र का परिभाषा जो अभी हम लोग देखे थे 4 टाइप्स का, वो 4 का एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना, कि परिभाषा भी अलग अलग टाइप्स के लोग कैसे दिए। जैसे आप देख रहे हैं कि धन केंद्रित परिभाषा, धन से संबंधित परिभाषा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया। मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्री मतलब ऐसा नहीं है कि वो अर्थशास्त्री कुछ अलग टाइप का थे, अलग अलग टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिस्ट लोग थे, अर्थशास्त्री लोग थे, उसको हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, है ना, किसी को क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न, है ना, ऐसे डिवाइड कर दिए। उनका विचार मिलता था इसलिए उनको एक फेज में हम लोग रख दिए, ठीक है, मतलब एक ग्रुप में रख दिए, है ना। जिसका विचार मिलता था उसको दूसरे ग्रुप में रख दिए, क्योंकि सबका विचार तो एक जैसा होता नहीं, जिसका हल्का फुल्का मिलता था वो लोग को एक ग्रुप में रखे। तो उसके हिसाब से धन से संबंधित जो परिभाषा है वो जो दिए हैं वो क्लासिकल अर्थशास्त्री है। इस समूह में एडम स्मिथ, J.A. मिल और अन्य विद्वान, और भी अन्य बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, हम सिर्फ यहाँ पे 2 नाम लेके आपको समझाने के लिए, ठीक है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए धन को केंद्र में रखा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है। मतलब सिर्फ धन कैसे कमाना है, धन का अर्जन कैसे करना, संपत्ति को कैसे बढ़ाना, बस एडम स्मिथ का ये मानना था। एडम स्मिथ आपके फादर ऑफ
इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हैं, ठीक है, इनके बारे में जानना है आपको। ये एक बुक लिखे थे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना, वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, कौन लिखे हैं, किनका है, एडम स्मिथ का। लेकिन ये बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये जानते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1776 में। और ये एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम लोग बोलते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1723 ईस्वी में, है ना, और 1790 तक ये रहे। 1790 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट, है ना, मतलब सेपरेट करके, है ना, मतलब लाए कि हाँ इसको ऐसे मतलब एक विषय के रूप में मतलब इकोनॉमिक्स को ये बनाए, ठीक है। इसीलिए हम इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो आप इसमें क्या समझे कि ये क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है ना, क्लासिकल अर्थशास्त्री ये जो है ये आपका धन से संबंधित परिभाषा दिए, ठीक है। इसमें सिर्फ धन को केंद्र में रखा गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा में क्या है, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, मतलब कल्याण से संबंधित, है ना, वेलफेयर मतलब कल्याण से संबंधित परिभाषा। एक परिभाषा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, है ना। इसमें क्या है ना कि मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा दिया गया है। इस समूह के अर्थशास्त्री को न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री के समूह में रखा गया। न्यू क्लासिकल, वो पीछे वाले क्लासिकल थे, ये आपका न्यू क्लासिकल है। न्यू क्लासिकल एक ग्रुप है, विचारधारा मिला, है ना, उन लोग का, तो एक ग्रुप में रखा गया। ये क्लासिकल के जस्ट बाद आए थे। इन देखे कि नहीं, धन से सिर्फ संबंधित या फिर वेल्थ से रिलेटेड सिर्फ इकोनॉमिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते, है ना, और अगर ऐसा करते हैं तो गलत है। तो इसमें हम लोग मानव कल्याण के बारे में भी, या फिर हो सकता है पहले उसमें मानव कल्याण के बारे में नहीं लिखा होता होगा बुक में, तो लोग बोले कि नहीं, अगर सिर्फ धन से संबंधित है तो ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि धन तो इंसान के लिए है, मानव के लिए। अब मानव का कल्याण ही नहीं होगा तो फिर धन का अर्जन करके क्या फ़ायदा है। तो ये लोग आए, है ना, इन लोग का विचार पहले से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप था। आप जानते हैं कि समय के साथ इंसान का विचार भी बदलता है, ठीक है। आज से 10 साल पहले, आज से 50 साल पहले लोग कुछ सोचते थे, आज से 20 साल पहले लोग कुछ सोचते थे, आज कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। पहले लोग 20 रुपये बचाने के लिए ना 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। आज आदमी लोग 20 रुपया खर्च करके, है ना, और पैदल नहीं चलता, मतलब पैसा देता है। और इसको और अच्छे से आप समझना चाहिए। देखिए, पहले के आदमी लोग ना टाइम को बहुत कम वैल्यू देता था, ठीक है। मतलब पैदल चलने में कितना समय लगता होगा, 10 किलोमीटर, सोचिए 20 रुपये बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलने में कम से कम तो मान के चलिए 2 घंटा 3 घंटा लगता होगा। लेकिन आज 2 घंटा बचाने के लिए आदमी 20 रुपये 50 रुपये खर्च कर देता है। मतलब आज के डेट में समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पहले के डेट में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट लोग मानता था। समय तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है। तो समय के साथ हर चीज़ बदलता है, ये भी बदल रहा है, ठीक है। ये जो वेलफेयर सेंटर डिफिनेशन है, इसमें देखिए कौन कौन है, न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री, ठीक है। इस समूह में ये जो नाम लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, मार्शल, पीगू, कैनन और अन्य विद्वान है, अन्य अर्थशास्त्री है। कौन से समूह में, जो वेलफेयर सेंटर डिफिनेशन दिए हुए हैं। मतलब इसमें मानव कल्याण को मुख्य सेंटर में रखा गया है और डिफिनेशन दिया गया है। या फिर बोलिएगा तो ये लोग मानव के कल्याण को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन। देखिए, मानव जाति को एकदम सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस होता है ना, उसमें मानव जाति का अध्ययन कि उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उसका क्या प्रेफरेंस होगा, ठीक है ना, मानव का कैसे कल्याण होगा। इंटरेस्ट मतलब कि अगर आपके इंटरेस्ट के बारे में कोई ख्याल कर रहा है, मतलब आपका कल्याण के बारे में सोच रहा है, आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये जो सेकेंड फेज के न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री लोग थे, वो लोग वेलफेयर सेंटर्ड डिफिनेशन दिए। उसके बाद थर्ड फेज में, इसके बारे में हम पहले शुरू में ही बताए थे। थर्ड फेज का जो इकोनॉमिक्स लोग आए, उन लोग देखे कि धन भी अर्जन हो रहा है, लोगों का कल्याण भी हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है ना कि संसाधन सीमित था,
अभी भी संसाधन सीमित है, लेकिन इंसान का ज़रूरत असीमित है, अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्स है। तो लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करें, है ना। ये थर्ड फेज को जो इकोनॉमिक्स लोग आए वो इस बात पे बहुत जोर दिए और वो इसी से संबंधित क्या किए, परिभाषा भी दिए। तो इसमें संसाधनों की दुर्लभता से संबंधित परिभाषा दिया गया। इसमें जैसे रॉबिन्स है मेन एक अर्थशास्त्री, यहाँ जो आप देख रहे हैं, है ना, ये रॉबिन्स एक अर्थशास्त्री हैं, रॉबिन्स, ठीक है। ये लियोनिल क्या लिखा था, लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। इनके अनुसार से क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्य और दुर्लभ साधनों के बीच के संबंध के रूप में करता है, जिसके वैकल्पिक उपयोग है। इसमें दो शब्द आया है, इसके बारे में आप जान लीजिए। साध्य क्या होता है? साध्य, गोल, मतलब कोई इंसान है ना, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। साधन के माध्यम से हम लोग अपने साध्य को प्राप्त करते हैं, मतलब गोल को अचीव करने के लिए, है ना, हमको रिसोर्स चाहिए। आप कल होके पढ़ लिख के बहुत बड़ा कुछ प्रोफेसर बनना चाहे या और दूसरे सेक्टर में जाना चाहे, तो जहाँ पे आपको पहुँचना है वो आपके लिए गोल है, और पहुँचने के क्रम में आपको बहुत सारे संसाधन का जरूरत पड़ेगा, वो आपके लिए क्या है, साधन है, ठीक है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक साधन है, जिसमें साध्य और दुर्लभ साधनों, दुर्लभ मतलब क्या, कम जो है संसाधन, कम साधन है, साध्य है जिसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सारे संसाधन का जरूरत है, लेकिन संसाधन कम है। तो हम कम संसाधन के माध्यम से हम अपने गोल को कैसे अचीव करें। गोल सिर्फ हमको कहीं जाना ही नहीं हो सकता। अगर इस देश को हम लोग चाहे कि अभी जितना डेवलप है इससे ज़्यादा डेवलप करे, उसमें भी संसाधन लगेगा, उसमें भी संसाधन खर्च होगा, ठीक है। देश को डेवलप कराना चाहे, हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहे, अच्छा घर बनाना चाहे, वो सब मेरे लिए साध्य है ना, उसमें जो लगेंगे वो साधन है। तो साध्य मेरा क्या है, अनलिमिटेड है, नहीं है। कोई आपको बोल दिया जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप 1000 चीज़ बता दीजिएगा, लेकिन संसाधन उतना नहीं है ना। तो उसका हम लोग दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में उसका अध्ययन करते हैं कि हमको अपना गोल अचीव करने के लिए या अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स में हम कैसे उसको फुलफिल करें, ठीक है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे हमको मेरे आवश्यकता का पूर्ति हो, ज़रूरत पूरा हो। ये हम लोग स्कार्सिटी सेंटर्ड डिफिनेशन, मतलब दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, यही है, मतलब इससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो इकोनॉमिक्स लोग आए वो थर्ड फेज में आए थे, इसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वृद्धि केंद्रित परिभाषा। वृद्धि केंद्रित परिभाषा, वृद्धि केंद्रित परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि इसमें ग्रोथ सेंटर डिफिनेशन, इसमें आपको बताना यह चाह रहे हैं कि अब जो इकोनॉमिक्स लोग आए हुए हैं उससे अगर आप पूछेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, या आपसे कोई पूछता है इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसमें कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, मतलब उत्पादन का वृद्धि कैसे हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो, मेरा इनकम कैसे बढ़ जाए, देश का इनकम कैसे बढ़ जाए, मतलब ग्रोथ कैसे बढ़े। हम लोग यही अभी मॉडर्न टाइम में जो इकोनॉमिक्स लोग यही सोच रहा है, कैसे इंडस्ट्री लगाए, कैसे हम पूरा दुनिया का टॉप मोस्ट इकोनॉमिक में आ जाए। जैसे अभी इंडिया भी टॉप 5 के अंदर है, 4th नंबर पे है, 3rd नंबर पे आने का इसका विचार हो रहा है, विचार नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जो आज का मॉडर्न इकोनॉमिक्स लोग है वो बताते हैं। मिला जुला के ये बताने का सिर्फ इतना मतलब था, जो आपको लगभग 15 से 20 मिनट लग गया टाइम, ये बताने का सिर्फ मेरा इतना मतलब है कि जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का है वो कोई फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहता है, ठीक है। पहले का डेफिनेशन कुछ और था, आज का डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा अगर किसी स्पेशल जो फेमस इकोनॉमिक्स लोग हैं उनका डेफिनेशन, तो
उनके अनुसार से आपको आंसर देना होगा। वो आप खुद बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप यहाँ पे आपका हो जा रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब चैप्टर में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इतना तो सिर्फ ये आप मान के चलिए कि सिर्फ एक ताम झाम था, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर में इंटर कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कब से हम लोग जाने के एक अलग सब्जेक्ट के रूप में है, माइक्रो और मिक्रो। देखिए, हुआ ऐसा कि 1776 में अभी आप देखें कि एडम स्मिथ एक बुक लिखे जिसको हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद से तो हम लोग इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था, सब ठीक ठाक चल रहा था। वहाँ भी देखे कि एक जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ग्रीक से लिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, तो उसमें क्या आया था, फाइनल उसका जो मीनिंग था, स्टेटमेंट था कि हाउस का मैनेजमेंट, गृह का प्रबंधन करना अर्थशास्त्र में हम लोग सीखते हैं। या अर्थशास्त्र क्या है, गृह के प्रबंधन, मतलब हाउस मैनेजमेंट से रिलेटेड, हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हुआ ऐसा कि आप जानते हैं कि जिस समय 1776 ईस्वी में, ठीक है ना, एडम स्मिथ जब बुक लिखे, आपको हल्का भी हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आप उस समय देखेंगे कि भारत में 1700 के बाद, है ना, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। आप अगर हिस्ट्री का ना होंगे तो इसको 1 मिनट आप, है ना, अपना इस चीज़ को हटा देंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसका सिर्फ ये मतलब है कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उधर था, और एडम स्मिथ जो थे वो उसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के, है ना, अर्थशास्त्र का एक जो ढांचा था वो प्रदान किए, मतलब वो डिलीवर किए सोसाइटी को, ठीक है। उनको लगता था कि मतलब इकोनॉमिक्स यही है जो हम देख रहे हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के वो इकोनॉमिक्स बनाए। उसे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, हम बस नॉलेज के लिए आपको बताइए चीज़। अब आगे आते हैं हम लोग। तो जब वो सब ठीक ठाक चल रहा था, हुआ ऐसा कि मतलब ऐसा मानना था, एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थव्यवस्था में, मतलब इकोनॉमी में, उस समय तो देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारी तरह तरह का नया नया उद्योग खुल रहा था यूरोप में, जहाँ के एडम स्मिथ थे, ठीक है। तो एडम स्मिथ को लगा कि उद्योग खुल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, तो मतलब वो उनको लगता था कि हमेशा से फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूर्ण रोजगार का स्थिति है, और हमेशा से उत्पादन होते रहेगा, और लोगों का डिमांड जो हो उसको मिलते रहेगा। मतलब उनको लगा ना कि मार्केट खुद कंट्रोल करती है। अब उद्योग खुल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ फुलफिल अच्छा से हो रहा है, सब फल रहा है कि नहीं, मतलब अच्छा से ग्रो कर रहा है। फलने का मतलब मेरा है कि अच्छा से ग्रो कर रहा है उद्योग, इंडस्ट्री। तो उनको लगा कि सब कुछ खुद मैनेज कर लेता है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी खुद को कंट्रोल कर लेती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर का जरूरत है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब हुआ ऐसा ना कि 1929 आते आते, 1929 जो है वो आते आते, है ना, अमेरिका में बहुत भयानक महामंदी आया, ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद, है ना, जो एक कीन्स आए, जॉन मेनार्ड कीन्स, एक अर्थशास्त्री आए, तो ये एक बुक लिखे। हमको आपको कहानी फिर से बताएंगे, बस यहाँ पे जो लिखा हुआ हम बता दे रहे हैं। एक जॉन मेनार्ड कीन्स आए, वो एक बुक लिखे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। ये 1936 में प्रकाशन हुआ। इसी के बाद माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, ठीक है। अभी जहाँ तक बताए थे कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, आपको अभी यहाँ तक बताए हैं कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुआ था, ठीक है, 1776 के बाद से, और 1929 तक आया। लेकिन अब हुआ क्या ना, अब उसको कनेक्ट कर देते। 1929 में अमेरिका में महामंदी आया। महामंदी मतलब ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है ना, देखिए आपको बता रहे हैं, इकोनॉमी ना पूरा का पूरा एकदम कोलैप्स कर जाता है, शट डाउन, मतलब एक वो कंडीशन में आ जाता है। पहले रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, ठीक है। डिप्रेशन में क्या है कि रोजगार मतलब ख़त्म हो गया इंसान का, प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, डिमांड कम गया है, इकोनॉमी का एकदम स्थिति ख़राब है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। वहाँ से उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। हल्का फुल्का जो आता है उसको वो अलग है, मंदी वगैरह थोड़ा बहुत आता है ना। अभी तक विश्व में सबसे भयानक अगर बोला जाएगा महामंदी, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, तो अमेरिका का जो 1929 में आया हुआ था, आया था अमेरिका में जरूर, लेकिन पूरे विश्व पे वो अपना छाप छोड़ा, ठीक है। पूरे विश्व तबाह हो गए थे, ठीक है। कीन्स के बारे में आप जान सकते हैं। कीन्स जो है ये 1883 में इनका
जन्म हुआ था। कीन्स के बारे में आप और एक एक पॉइंट और जान लीजिए कि कीन्स को ही फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि इनके बुक जब आया ये, है ना, इसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। 1929 के बाद, जब महामंदी के बाद ये जो लिखे बुक उसी समय लिखे, लेकिन बाद में प्रकाशन हुआ 1936 में। तो उसी समय से माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग है, दोनों में कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है ना, कंफ्यूज आप नहीं करेंगे, आपको सारा कुछ रिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, इधर एडम स्मिथ लिखा हुआ है, इधर जॉन मेयार्ड किन्स लिखा हुआ है। अवधारणा क्या है? एडम स्मिथ क्या? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो शुरू में आए थे, जो डेफिनेशन दिया था अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। ठीक है, तो इनका मानना था ना कि इकोनॉमी में हमेशा से फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, मतलब इकोनॉमी खुद को मैनेज कर लेती है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, इंडस्ट्री जो वर्क करेगा अपने फुल एफिशिएंसी के साथ, मतलब जितना उसका क्षमता है उतना उत्पादन करेगा इंडस्ट्री। ऐसा किसका मानना था? क्लासिकल इकोनॉमिक्स लोगों को मानना था। उसी में एडम स्मिथ आते थे। एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो ग्रुप था उसके नेता मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है ना ब्रांड टाइप का, हाँ इसका ये अग्रनेता है, प्रणेता है, तो मान सकते हैं इनको। इनके साथ साथ और भी इकोनॉमिक्स लोग थे, वो लोग अपना अपना सब विचार दिए थे। अभी सिर्फ आपका हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ 1929 में जब महामंदी आया, ठीक है ना, तो लोगों का रोजगार छिन गया। 3% बेरोजगारी से 25% बेरोजगारी, मतलब पहले 100 में से 3 लोग बेरोजगार रह रहे थे, अब 25 लोग रह रहे हैं। कितना बेरोजगारी बढ़ गया है। प्रोडक्शन भी कम गया, पहले 100 पेन का प्रोडक्शन हो रहा था, अब कम के कितना हो गया है 67, मतलब 33% का कमी हुआ। हम एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यही महामंदी के बाद ये जो है सो जॉन मेयार्ड किन्स आए, इस चीज़ को रीड किए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी एक बुक लिखी जो इसके पहले मैं भी बताएं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव हुआ। ये तो बस एक इन्फॉर्मेशन हुआ कि आपको दे दिए। इसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये जो हम लोग अभी पढ़ें, मतलब कारण क्या था। कारण क्या था कि अमेरिका में इतना खतरनाक सा मंदी आया। अभी हम आपको क्या बताएं कि अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक सेकंड आप रुकेंगे। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते किसको है? देखिए, अर्थव्यवस्था को हम लोग, है ना, दो भाग में बांट के, मतलब दो टाइप्स का अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हैं, उसका अलग अलग सिस्टम होता है। एक को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था खुद को, है ना, मार्केट के अनुसार से मतलब वो एडजस्ट हो जाती है, उसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, समाजवादी में गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। तो अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलने का मतलब हो वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं था। जो फर्म क्या होता है पता है ना, जो हम लोग एक छोटा सा यूनिट होता है जो एक टाइप्स का ये जो है ना गुड्स का प्रोडक्शन करता है। ये जो पेन है, तो जितने भी पेन बनाने वाले हैं एक ही टाइप का जो यही पेन बनाने वाला, उसको हम लोग फर्म बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री बोलते हैं। सही है ना? हाँ सही होगा। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, वहाँ पे सरकार का कोई इंटरफेयर था नहीं। लोग जो है, जिसको जो आदमी को मन कर रहा है उसका प्रोडक्शन कर रहा है, बेच रहा है मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है। पूंजीवादी में क्या होता है कि सरकार का जब इंटरफेयर नहीं है तो अमीर बहुत अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है। जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा, पैसा कमाएगा, गरीब को कोई नहीं है, है ना, तो गरीब और भी गरीब होते जाता है, अमीर और भी अमीर होते जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, सरकार उसमें क्या करती है कि अमीर जो लोग होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, है ना, सरकार टैक्स लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और जो गरीब लोग हैं उस पर वो खर्च करता है। भारत में भी ऐसा, भारत भी अभी तो खैर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है भारत में, लेकिन शुरू में भारत भी जो है
सो समाजवादी अर्थव्यवस्था था, ठीक है। भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था था, मैं भी बोलने का मतलब ये नहीं था कि पूंजीवादी था। शुरू में भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था था, मिश्रित धीरे धीरे मतलब दोनों मिल रहा है लगभग, प्राइवेट कंपनी आ रहा है ना, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है ना, भारतीय सरकार जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत अमीर अमीर लोग से पैसा लेके, है ना, गरीबों पे खर्च करती है। नहीं देखते हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जितना भी गवर्नमेंट रोड बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसका पैसा लेके तो खर्च कर रही है ना। गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है तो बड़ा बड़ा पूंजीपति, उद्योगपति का पैसा लेके खोली, तो किसी न किसी माध्यम से गरीब लोगों को तो हेल्प हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है पढ़ने? गरीब लोग ही तो जाते हैं, मिडिल फैमिली के लोग जाते हैं। अब मिडिल इनकम फैमिली जो होता है, मिडिल फैमिली, वो लोग जाते हैं, ठीक है। पूंजी, अब हुआ ऐसा ना कि अर्थ जो अमेरिका था, तो वहाँ पे वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, है ना। कहानी सुनिए, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया अमेरिका में, ठीक है। अब कोई बताने वाला था नहीं, रोकने वाला था नहीं, इकोनॉमी में क्या चाहिए नहीं चाहिए, किसका प्रोडक्शन करना है, सब अपने अपने मन से कर रहे थे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का इंटरफेयर था नहीं। और उद्योगपति लोग थे, वो लोग तो अपने हिसाब से कर रहे थे, तो वो लोग ना ज़्यादा सोच लिए होंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि एक बार हम लोग प्रोडक्शन करके रख लेते हैं, उसके बाद इसको बेचते रहेंगे। अब वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अब उतना डिमांड है नहीं उसका, ठीक है। अब देखिए, आप ही सोचिए कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड है नहीं, आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसको उत्पादन करने में आपको लेबर को पेमेंट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, मशीन का खर्च है, आप पूंजी कहीं से लिए हैं, उसका इंटरेस्ट भरना है, बहुत प्रकार की बात है ना। तो प्रोडक्शन ज़्यादा किए मतलब आपके ऊपर ये सब पेमेंट वगैरह ज़्यादा करना है, और डिमांड हो नहीं रहा है कहीं से, ठीक है। अब डिमांड नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन को रोकेंगे। प्रोडक्शन को जब रोकेंगे तो क्या होगा? जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनको तो आप काम से निकालेंगे, मतलब उनका रोजगार छीन जाएगा, छीनेगा ना। अब हुआ ऐसा कि, यहाँ तक इसको समझ के रखिएगा, फिर आगे से रिलेट करेंगे। हुआ ऐसा कि प्रोडक्शन कमा, लेकिन ये अंदर का मामला रहा, मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर का जो लोग है ना, जो फर्म का मालिक है या उद्योग का मालिक है, वो लोग इस चीज़ को बाहर निकलने ही नहीं दिए कि डिमांड कम गया है, प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर लिए, मतलब मेरा स्थिति ख़राब है मिला जुला के, ठीक है। वो बाहर में क्या हल्ला कर दिए ना कि हम बहुत प्रॉफिट में हैं, मेरा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मेरा कंपनी बहुत ग्रो कर रहा है। अब सिंपल सी बात है भाई, आपका कंपनी ग्रो करेगा तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उद्योगपति लोग के पास पैसा कम रहा था। क्यों कम रहा था? क्योंकि उनका जो उत्पादन किया वो वस्तु था, गुड्स था, उसका डिमांड मार्केट में था नहीं। अब मार्केट में जब डिमांड नहीं था तो पैसा तो उनके पास आ नहीं रहा होगा। अब ये इधर क्या झूठ बोल दिए हैं चारों ओर ना कि बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, प्रॉफिट बहुत हो रहा है। अब आम आदमी, मासूम लोग क्या किए कि ये कि उस कंपनी में पैसा लगाने लगे, लोन पे पैसा लेके लगाने लगे, बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक से पैसा लिए 5% इंटरेस्ट देना है, और यहाँ बोल दे रहा है कि इसमें एकदम 20% 50% का इसका मतलब ग्रोथ है इस कंपनी का, इस फर्म का। लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब जो बैंक से पैसा उधार आदमी ले रहा है या फिर जिसके पास अपना पैसा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है कि फर्म में या फिर किसी कंपनी में क्या कर रहा है कि वो इन्वेस्ट कर दे रहा है। स्टॉक एक होता है वो कॉन्सेप्ट, वो आप मतलब दूसरा मेरा वीडियो आएगा, अभी तो टाइम लगेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे स्टॉक ये क्या होता है, बॉन्ड वगैरह। तो वो स्टॉक खरीदने में लगा दिए, स्टॉक कंपनी का खरीदने लगे, ठीक है ना, उसमें। अब आप थोड़ा सोचिए कि जब पैसा जो आदमी के पास था भी, है ना, वो कहा कि वो पैसा का क्या किया कि वो जाके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक से भी पैसा लेके इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास पैसा जो था वो ऑलरेडी मतलब कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, आप कोई सामान खरीदेंगे, आपको लग रहा था इस समय कि हम बाद में सामान खरीदेंगे, अभी इतना प्रॉफिट है, कंपनी बहुत ग्रोथ है में है, कंपनी बहुत डेवलप, मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, बाद में हम लोग सामान को खरीदेंगे। सब कोई सोचेगा, कोई गलत नहीं इसमें। लेकिन आप बाद में सामान खरीदेंगे, उधर कंपनी वाला झूठ बोल रहा है ना, इंडस्ट्री वाला, कि मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, उनका तो सामान ऐसे नहीं बिक रहा है, और आदमी उसमें पैसा लगा दिया तो पैसा वहाँ चल गया, तो आदमी के पास बचा नहीं और सामान नहीं खरीदने लगा।
और वहाँ जो लोग काम कर रहा था उसको और निकाल दिया, वो बेरोजगार हो गया। मतलब देख रहे सर्किल एक बन जाता है, ठीक है। अब ऐसा हुआ ना कि कितना दिन आप छिपाइएगा बात को, मतलब आप कितना दिन छिपा सकते हैं, बहुत तो कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर आएगा ना। अब हुआ अचानक से ये धीरे धीरे बात बाहर आने लगा कि जो कंपनी वाला है या जो वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, जो कंपनी है, उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसका स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है ना। वो लोग मतलब ऐसा भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बस झूठ बोल दिया, ठीक है। अब भाई आप आज पैसा दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो आप रिटर्न का उम्मीद कीजिएगा ना। आपको लगेगा ना कि बहुत कंपनी ग्रोथ कर रहा है तो हमको पैसा मिलेगा, उस समय पे नहीं मिलेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। अब सब लोग को ऐसा कुछ पता चला, अब सब लोग चले गए अपना स्टॉक बेचने के लिए। वो ऑनलाइन ऐसा होता है, पहले तो खैर ऑफलाइन होता होगा, अभी भी बिकता है। अब बताइए कि अचानक से स्टॉक जब आदमी बेचने लगा ना, तो उसका भी रेट बहुत गिर गया। पहले जब स्टॉक ज़्यादा आप खरीदेंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अचानक से आप स्टॉक को बेचने लगे, मान के चलिए आपको क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब कुछ वैसा है मार्केट में ही कोई चीज़ है जो मान के चलिए, तो ज़्यादा आ जाएगा तो उसका रेट कम जाता है कि नहीं। सब कोई बेचना चाह रहा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा, तो उसका रेट कमेगा ही ना। तो ऐसा हुआ। अब स्टॉक का जो अचानक सा रेट कमा ना शेयर मार्केट में, अमेरिका के शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट ही पूरा कोलैप्स कर गया। शेयर मार्केट पूरा कोलैप्स कर गया, ख़त्म हो गया कहानी उसका। अब किसी भी देश का शेयर मार्केट अचानक से गिर जाए, शेयर मार्केट गिरता है तो बहुत सारा चीज़ उससे हम लोग को पता चलता है। उस शेयर मार्केट में जितना सारा कंपनी लिस्टेड है, सब कंपनी का स्थिति खराब हो जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बहुत दिक्कत वाली होता है। यहाँ से अमेरिका का महामंदी स्टार्ट, उसका स्थिति खराब हो गया। अब जो इसके पहले का लोग थे, अब देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव कहाँ से हुआ। एडम स्मिथ क्या बोले, अभी आपको हम बताएं भी, आप सुने भी। एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहता है, पहला था। दूसरा क्या था, इंडस्ट्री जो है अपने फुल एफिशिएंसी के साथ, अपने पूर्ण क्षमता के साथ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उसका मार्केट में डिमांड हमेशा बना रहता है, इकोनॉमी खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब अमेरिका में क्या हो रहा है आप देखिए, वस्तु का उत्पादन बहुत हो गया, मार्केट में उसका डिमांड खत्म, ठीक है। लोगों का रोजगार छिन गया, बेरोजगारी अपना चरम सीमा पे है, ये भी हुआ। इससे आप क्या देख रहे हैं, आदमी का रोजगार छीना, उसके पास पैसा नहीं है तो वस्तु खरीदेगा कहाँ से। जब वो नहीं खरीदा तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर और आदमी को निकाल दे रहा है वहाँ से कंपनी वाला, एक सर्किल बन रहा है ना। पहले इसके पास कम पैसा था, वस्तु नहीं खरीदा, वस्तु का उत्पादन कम हुआ, वो और कंपनी वाले से निकाला, और बेरोजगारी हुआ, और उसका प्रोडक्शन मतलब डिमांड कमा, और धीरे 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 बेरोजगार आदमी हो रहा है, डिमांड कम तो जा रहा, पूरा इकोनॉमिक जो है ना इस एक सर्कल में पूरा फंस जाता है। अब ये जो एडम स्मिथ का जो मानना था, या एडम स्मिथ जो बोले थे, वो तो गलत प्रूफ हो रहा था। अमेरिका में प्रूफ हो रहा था कि नहीं। पहला वो बोले कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है, इकोनॉमी खुद से कंट्रोल कर लेती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी था वो, ठीक है, और हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज में हमेशा अपना क्षमता तक उत्पादन होते रहता है, लोगों को रोजगार मिलता है। सारा का सारा उनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फेल होने के पीछे कारण क्या था कि हम लोग मतलब उस समय जो थे अर्थशास्त्री, वो ओवरऑल इकोनॉमी को नहीं देख रहे थे ना, कि पूरा इकोनॉमी में कितना डिमांड है, पूरे इकोनॉमी के लोग किस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। अगर वो देखते रहते या वो उनको पता रहता तो वैसा वस्तु का तो प्रोडक्शन वो ज़्यादा करते नहीं। आखिर जो वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, उसका तो वो नहीं करते। तो जब आप ओवरऑल इकोनॉमी को देख ही नहीं रहे हैं, आप एक एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को देख रहे हैं, एक फैमिली को देख ले रहे हैं कि वो आदमी जो है उसको इतना डिमांड है, उसके बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि उद्योग हम चला देंगे पूरा इकोनॉमी चल जाएगा।
एक को देख के दूसरा उद्योगपति भी जो है सो ऐसा ही सामान बनाने लगा, उसको पता ही नहीं कि पूरे इकोनॉमी का डिमांड कितना है, तो मामला तो गड़बड़ होना तय था। अब इसको सुधारने के लिए आए कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये अच्छा से रीड किए, ये बोले कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग से एक अचानक सा इन्वेस्ट करना होगा। मतलब वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, लोगों को पैसा बांटेगी गवर्नमेंट, हल्का फुल्का काम करवाएगी, ठीक है ना, लोग काम करेंगे, कोई भी आलतू फालतू काम करवाएगी, पैसा देगी, वो आदमी फिर जाएगा सामान खरीदेगा, अपना सामान खरीदेगा, फिर धीरे धीरे उत्पादन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए यही करना होता है। इकोनॉमी जब स्लो डाउन हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा डाल देती है। अभी भी यही होता है, इंडियन इकोनॉमी में भी यही होता है, तरीका अलग अलग है, आपको नहीं पता चलता होगा, है ना, लेकिन सुनते जरूर होंगे कि रेपो रेट कम कर दिया गया, CRR कम कर दिया गया, बहुत सारा चीज़ होता है ऐसा कुछ, ठीक है, वो अब समय के साथ साथ सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में हल्का फुल्का जरूर आया होगा कि हुआ क्या था। अगर कीन्स जो थे, जॉन मेनार्ड कीन्स, उनका बोलना था कि अगर हम लोग शुरू में ही ओवरऑल इकोनॉमी को हम लोग देखते, बृहद पैमाने पे देखते, तो ये कंडीशन नहीं आता। उसके बाद फिर वो लिखे बुक, जिस बुक के बारे में आप अभी नाम भी सुने, ठीक है, और वो बुक लिखे उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन हुआ, और वहाँ पे गवर्नमेंट बाहर से इंटरफेयर की, ठीक है, तो इकोनॉमी में धीरे धीरे सुधार हुआ और पटरी पे आया। आज तक ऐसा दूसरा अभी तक में महामंदी नहीं हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं होगा तो इस पर एक और वीडियो बनाया जाएगा। हमको तो लगता है समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चैप्टर जो आपका है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो भी देख लिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा, बार बार वीडियो को देखेंगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जब हो ही गया पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स फेल हो गया ना, तो फिर इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए। व्यष्टि जो पहले से चल रहा था मैक्रो, उसी को बोल दिया मैक्रो, पहले से चल रहा था, और जो उसके बाद हुआ है ना, जो कीन्स महोदय अपना विचार दिए, उनके अनुसार से ये जो मैक्रो, जो ये बुक का ही नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या डिफरेंस होगा। हम लिखवाएं, मतलब लिख के नहीं लाएं, ठीक है, कोई कारणवश, तो आप चाहे तो इसको अपने से लिख सकते हैं या फिर बुक में आपको मिल ही जाएगा। हम सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ना, छोटे लेवल पे वो दिखता है, मतलब एक इंडस्ट्री का, एक फैमिली का क्या रिक्वायरमेंट है, एक इंडस्ट्री कैसे प्रोडक्शन करेगा, या फिर एक इंसान का क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड है, ये सब सारा चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे दिखता है, ठीक है ना। एक लोग का इनकम कितना है, वो कहाँ खर्च करेगा, ठीक है, एक इंसान का क्या मतलब ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे वो देखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और समष्टि में क्या होगा ना, ओवरऑल पूरे इकोनॉमी को देखेगा कि पूरा इकोनॉमी मतलब पूरा देश का नेशनल इनकम कितना है, पूरे देश में कितने सारे मतलब किस वस्तु का कितना डिमांड है पूरे इकोनॉमी में। अगर कपड़ा का डिमांड है तो किस ग्रुप का कैसा कपड़ा चाहिए, पूरा इकोनॉमी ब्रॉड, मतलब पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस तो कोई भी बुक में मिल जाएगा, इसलिए हम नहीं पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आपका स्क्रीन में, ठीक है, आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें जो इस ये जो है, एक आपका एक और बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये जो बुक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट चैप्टर, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना। अब डिफरेंस क्या बताना, पूरा बुक ही पढ़ना है। आप जब पढ़ जाएंगे तो आप 10, 20, 50 डिफरेंस ऐसे बोल सकते हैं, 50 तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन 10, 15 तो बोल ही सकते हैं पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं, ये इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है ना। बस
इकोनॉमिक एक्टिविटी में जितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं सब इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है, आर्थिक एजेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लेना चाहे, एक दुकानदार सामान बेच रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है, तो इकोनॉमिक एजेंट है, वो विक्रेता है। हम उपभोक्ता हैं, हम उस सामान को खरीद के उपभोग कर रहे हैं, हम भी इकोनॉमिक एजेंट हुए, आर्थिक उपभोक्ता हुए, ठीक है। मतलब जितने सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है सब इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको और पढ़ेंगे बुक तो और आपको एक दो पॉइंट मिलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो रहा होगा। मेरा काम वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना, आपको खुद से मेहनत करना होगा, तो आपका क्या बोलेंगे उसको, ज्ञान बढ़ेगा, मतलब बुद्धि, ठीक है। आइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में देखें, पहले ही देखें, हल्का सा और अच्छे से बता देते हैं। समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, वहाँ का अर्थव्यवस्था बाजार के अनुसार खुद नियंत्रित होता है। मतलब किस चीज़ का डिमांड है, ठीक है, वो उस चीज़ का वहाँ पर प्रोडक्शन करेगा जो उद्योगपति लोग हैं, ठीक, और किस चीज़ का डिमांड नहीं है उसको छोड़ देगा, जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है उसका प्राइस भी हाई कर देता है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर करती नहीं है। मतलब अगर अभी अमेरिका में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए, 10 रुपये का सामान है, तो वहाँ के उद्योगपति को लगेगा कि ये 10 रुपये का सामान उसको 100 कर देगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, वो करेगा, सरकार का वहाँ पे इंटरफेयर नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। आप चुपके चोरी कर सकते हैं, वो अलग बात है, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तो गलत हो जाएगा। आप देखे थे कोरोना टाइम में जो दवा महंगा बेचने लगा था लोग, जो ज़रूरत का दवा था, मेडिसिन, तो जो पकड़ा जाता था ना उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, ठीक है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, आप अचानक सा ऐसे थोड़ी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वहाँ की सरकार का इंटरफेयर होता है। वो इंटरफेयर बोलने का मेरा एक लाइन में मतलब ये है कि वो वहाँ पे वस्तु और सेवा का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल पे गवर्नमेंट का हल्का फुल्का नियंत्रण है, सर्विस है ना, हॉस्पिटल वाला जो डॉक्टर सर्विस ही दे रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है गवर्नमेंट कि जो पुअर फैमिली के लोग हैं या मिडिल फैमिली में जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है हाई फाई बड़ा बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, उन लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा है ना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है ना एक तरीके से, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। बोलने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। अब इसमें तो आप देखेंगे नहीं, और भी इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, वो छोटा छोटा पॉइंट में है, वो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बाकी मेन आपका जो ये था वो आप देख लिए, ठीक है। अब देखिए उत्पादन के कारक है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब जो पॉइंट लिखे हैं ना ये आपका चैप्टर में है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में। तो हम सोचे कि इसके बारे में दो लाइन बोल दे तो अच्छा रहेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, हम किसी भी वस्तु या सेवा का जब उत्पादन करते हैं तो उसमें जितने सारी चीज़ का जरूरत पड़ता है वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप जानते हैं कि आप किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करेंगे तो आपको 4 फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, 4 कारक का, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, जिसको साहसी बोलते हैं, उसको लिख देते हैं हम, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी इसको बोलते हैं या उद्यमी बोलते हैं, ठीक है, उद्यमी। यही हुआ आपका फैक्टर ऑफ, यही आपका हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप मान के चलिए ये पेन बनाना है आपको, ये
तो इसके लिए आप जहाँ पे उद्योग लगाएंगे वहाँ भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए। आप उद्योग कहाँ लगाएंगे, भूमि पे लगाएंगे। जो इसमें लेबर काम करेगा, लेबर श्रम होगी, पूंजी पैसा लगेगा मशीन लगाने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, और जो आप करवाएंगे तो आप खुद साहसी हो गए, उद्यमी हो गए। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सबसे रिलेटेड एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें, उसमें ये इसी चैनल पे, तो उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सब डिटेल में पढ़ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये वो दिस दैट, तो उसमें वहाँ चलेगा। अभी इसमें इसी पे हम लोग रहते हैं। इसके अलावा जो है ना, एक और चीज़ है, ये लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से होगा, जो समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण है, मतलब मैक्रो जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, इसके अनुसार से अर्थव्यवस्था को 4 प्रमुख क्षेत्र में हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। आप इसके पहले के क्लास में पढ़े होंगे, नीचे के क्लास में 10th में या 9th में पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, 3 पढ़े होंगे। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी बोलते थे, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तृतीय मतलब जो तृतीय क्षेत्र था, टर्शियरी सेक्टर था, उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते थे, वो अलग था। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये 4, ये आपका अलग है। ये सेक्टर है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था का, ठीक है, ये अलग तरीका से हम लोग इसको देखते हैं। मतलब कोई भी जो इकोनॉमी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है और कोई इकोनॉमी है, उसमें आप क्या देखेंगे ना कि उसका 4 सेक्टर है, ठीक है, 4 क्षेत्रक है। पहला कि जैसे हाउस होल्ड है, ये चारों रहेगा तो ही इकोनॉमी जो है आपका चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम और समझाना चाहे इसमें अगर थोड़ा सा, तो ये जो परिवार है, ये परिवार का रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो कैसे हो पाएगा। जैसे ये फर्म है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्म का क्या काम है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, मतलब वस्तु का उत्पादन करना, है ना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। किसके लिए करेगा ये वस्तु का उत्पादन, ये किसके लिए करेगा, परिवार के लिए करेगा, हल्का फुल्का गवर्नमेंट के लिए करेगा। बाहर भेजेगा, निर्यात करेगा तो एक्सटर्नल सेक्टर वहाँ पे जाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी किसके। अब देखिए फर्म जो है वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, अरे उसको लेबर चाहिए ना, लेबर कहाँ से आएगा, हाउस होल्ड से आएगा। मतलब हाउस होल्ड से लेबर आएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, वस्तु बनाएगा, उत्पादन करेगा गुड्स का, इसको देगा। कनेक्टेड है कि नहीं। गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट क्या करेगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा इकोनॉमी में, इंटरफेयर करेगा इकोनॉमी को, किसी प्रकार का और ज़रूरत होगा किसी चीज़ का व्यवस्था बनाना और भी कुछ करना, वो गवर्नमेंट का काम है। बाह्य क्षेत्र जो है, एक्सटर्नल सेक्टर है, ये क्या है। एक्सटर्नल सेक्टर बोलने का मतलब हुआ कि इकोनॉमी में आप जैसे अभी भारत में रहते हैं तो भारत से बाहर आपको कोई सामान भेजना हो, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कोई और कर रहा होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए कोई सामान अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं, बाहर से कोई सामान आ रहा है भारत में, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट कोई और कर रहा होगा। करता है कि नहीं। आप जानते हैं ना विदेश से व्यापार होता है, और विदेश से जो व्यापार होता है वही आपका एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, ये इस चैप्टर में आपका जितना पॉइंट समझाने लायक था वो आपको समझाया गया, लेकिन इसके अलावे एक इसमें जैसे जो छोटा छोटा चीज़ है, जैसे कि अभी हम बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल रहे हैं ना, मतलब आगत निर्गत या श्रम, ये वो जितना भी सारा चीज़ है, छोटा छोटा पॉइंट हर चैप्टर में आप लोग के एनसीईआरटी बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में लिखा रहता है। वो छोटा छोटा पॉइंट के लिए इसी चैनल पे एक हम प्लेलिस्ट बहुत जल्दी बनाएंगे, है ना, बहुत जल्दी, और उसमें वो जो छोटा छोटा पॉइंट है उसका डिफिनेशन हम दे के उसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके 5-5 मिनट का या 2-2 3-3 मिनट का वीडियो डालेंगे। ठीक है, उसको आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल ये चैप्टर लग रहा है कि ख़त्म हो गया, है ना।
चैप्टर मतलब ख़त्म होने का ये मतलब है कि हम लोग समझ गए, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम लोग एक बार और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए